एक बार अपना नाम आप फिर से दोहराएं। सुंदर कुमार आर्य। तो सुंदर कुमार आर्य जी, आपका एक तो मुझे समझ में आया है कि आप पेंशन धारी हैं और जी। अध्यक्ष भी हैं। तो आप कहाँ पे निवास करते हैं और किस स्तर के जिला अध्यक्ष हैं आप? जिला अध्यक्ष हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं जिसका अध्यक्ष हूँ। पंजीकृत संस्था है हमारी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला? ये वीजा एम के दो वाले ग्रुप में देखा मैंने आपको। भी मेरे में वैसे भी मेरा उस पे भी आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने आपको अच्छा, अच्छा। उस। ओके। और इस पे भी मैंने अभी एम के दो ग्रुप को देख रहा था, तो उसमें भी आपका था ये क्राइम फ्री इंडिया का अच्छा। टोल फ्री नंबर उस बहुत समय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आपने क्या थोड़ा सा क्राइम फ्री भारत को कुछ जाना या समझा है? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं समझा। मैं तो अभी तक नेशनल क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में नेशनल डायरेक्टर था, इंटेलिजेंस विंग का। जो भी आप ब्यूरो है उसके माध्यम से आप उसके क्या उद्देश्य हैं और किस हद तक उन उद्देश्यों को आप जमीन पे उतार पा रहे हैं? उस पे अभी हमारा, अभी हम जल्दी में जुड़े थे, फिर उनसे एक बार हमारी वार्ता हुई थी, जो हमारे चीफ हैं डीजी, हाँ, हाँ। और उसके बाद उन्होंने एक उनकी प्लान ये थी, मेरी जब उनसे चर्चा हुई वहां पे विस्तार से, कि हम ग्राम लेवल तक अपने स्वयं सेवक भर्ती करेंगे, ओके। जो क्राइम की रिपोर्ट करेंगे सीधे, क्योंकि ग्राम लेवल पे पुलिस का कोई बहुत अच्छा संगठन नहीं है सरकारी, और उनके माध्यम से हम कोई चोरी हो, हत्या हो, बलात्कार हो और कोई क्राइम हो, हाँ, हाँ। लोकल आदमी को ज्यादा जानकारी होती है, तो उन लोगों को हम करके अपनी पुलिस से टाई अप करेंगे ऐसे में। लेकिन तो आपको ये बात समझ में लेकिन आई है कि आपके पास वही पुलिस है जो अंग्रेजों ने 1861 की पुलिस एक्ट के माध्यम से पैदा की है। वो और बात तो आपकी सही है। और मैं तो वो उस जो एनजीओ की बात वो कर रहा हूँ एक। जिसमें नेशनल डायरेक्टर आज तक हूँ मैं। मेरी प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए मुझे। वो आप पूछ ही रहे थे, वरना मैं इसको जिक्र नहीं कर रहा था, क्योंकि आपका भी वही ऑर्गेनाइजेशन है, उसी उद्देश्य के लिए मैं भी उससे जुड़ा था। क्योंकि आपने चर्चा कर दी इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा था, उन्हें बताना उचित नहीं समझ रहा था। हाँ, हाँ। उनका ये प्लान थी, है ना, और हमने उनसे सारी चर्चा करी। अब किसी वजह से वो फिलहाल इस समय एक्टिव नहीं है, कोई पारिवारिक उनकी क्या परिस्थिति है मैं नहीं जान पा रहा, वरना हमारा लक्ष्य था कि हम एंटी करप्शन ये कार्य करेंगे और जो सफलता मिलेगी। लेकिन अब वो देखिए, आप ये काम अच्छे ढंग से कर ही नहीं सकते हो। उसका मैं कारण बता रहा हूँ। जी नंबर जी वन, एक तो आपके संगठन को कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, राइट। दूसरी बात है, हमारी पुलिस जो है गुलाम भारतीय गुलामों पर अत्याचार करने के लिए बनाई हुई पुलिस है, जिसकी जड़ें भी भ्रष्टाचार में हैं, जो अपने जी जी विधिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है और बलशालियों से, धनपतियों से और राजनेताओं के कहने पर आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करती है। ऐसी पुलिस जी से जी। आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं और क्या अपेक्षा की जाना संभव है? ये बात हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगी। जब नहीं, तक समझने की बात आप जो कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफ कीजिए। ये तो मदर ऑफ क्राइम हो रही है आज। पुलिस, जो हमारी पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था है, ये इस तो मदर ऑफ क्रिमिनल्स हो रही है। हाँ, अपनी बात जारी मदर होगी। ऑफ क्रिमिनल्स क्यों नहीं होगी जब आपके राजनेता क्रिमिनल्स हैं और हमारे जी पार्टियां दुष्टतापूर्वक सिर्फ क्रिमिनल्स जी को ही टिकट देती हैं। देखिए, जी जी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि पिछले 8 सालों में 3 PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और जी उसका जी जो है मजनून ये था कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए, जो कि कोई विशेष निर्णय नहीं लेता है, सचरित्र भी होना हम्म। जरूरी है और साक्षर होना भी जरूरी है। तब ये
हमारे राजनेता जो हमारे कानून के निर्माता भी हैं और हमारे भाग्य विधाता भी हैं, यह अनपढ़, गंवार, निर्लज, चरित्रहीन और अपराधी क्यों? राइट? जी, तो एब्सोल्युटली। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, माना और स्वीकार किया और कहा कि भाई इसमें कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट में निहित है। तो मैं भी आपकी तरफ से जो है पार्लियामेंट से निवेदन करता हूं कि वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में थोड़ा सा संशोधन कर दें, जिससे अपराधियों को टिकट की पात्रता ना रहे। बहुत साधारण सा वो था। और ये तीनों के तीनों PIL पिछले 8 साल में लगी हैं, तो एक ही प्रधानमंत्री थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी। राइट? और माननीय नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीने वाले, कड़े डिसीजन लेने वाले निर्णय हैं, लेकिन 56 इंच के सीने के इस व्यक्ति का हृदय नहीं पसीजा। उसने कानून का संशोधन करने के बारे में कोई विचार नहीं बनाया। राइट? इसके जस्ट उल्टे चलते हुए इस व्यक्ति ने संवैधानिक पद की धज्जियां उड़ाते हुए अपराधियों को ही टिकट दिया। देखिए, मैं इसको आंकड़ों से सपोर्ट करता हूं। 2019 की जो पार्लियामेंट घटित हुई है, जो अभी चल रही है, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अपने एडमिशन के हिसाब से, उनका अपना जो एफिडेविट है उसके हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। कितने? 42%, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। राइट? और इसमें से नहीं, इतने परसेंट भी नहीं मिली जितने क्रिमिनल भर्ती कर दिए इन्होंने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इनमें से 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, मतलब हत्या, लूट, डकैती, मर्डर, रेप, जैसे जो आप देख रहे हैं कि बृजभूषण जी उसी कैटेगरी के एक व्यक्ति हैं। राइट? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल तो नहीं पसीजा, जमीन में उन्होंने इसका उल्टा किया। आपको मालूम है कि अभी 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में ही आप रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ही आप पद हासिल किए हुए हैं। उस उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें उनके एफिडेविट के हिसाब से 205 व्यक्ति अपराधी हैं, विच इज 51%। तो अब अपराधियों की संख्या ने 50% का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। अब मेजॉरिटी उनकी है। राइट? अब आगे सुनिए। अभी जो है 10 मई 2023 में जो कर्नाटका में चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, उनमें से 55% MLAs अपराधी हैं और 90% करोड़पति। तो अच्छे लक्षण है। दिन प्रतिदिन अच्छी उपलब्धि हो रही है। बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। और अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और इनका चुनाव होने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और सभी अपोजिशन वाले अपने पुराने चरित्र को दोहराते हुए यह 60-65% तक तो ले ही जाएंगे। और जब 2024 में मेंबर जो है ना पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, तो अपने इसी चरित्र को कायम करते हुए वो इसे 75% तो ले जाएंगे। और जब अपराधी ही आपके नेता होंगे, कानून बनाने वाले होंगे, तो आप लोग अपने चूतड़ों को जरा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब जूते लाते हैं और ज्यादा लगने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इन परिस्थितियों में आपकी संस्था, जिसके कोई कानून का हक नहीं है, यदि आप ज्यादा 3-2-5 करेंगे तो आपके विरुद्ध जो, देखिए, आपके पास एक तरीका है कि लोगों से और पुलिस वालों से संपर्क पैदा करके दलाल बन जाइए, पुलिस वालों को खिलाइए और लोगों का काम भी करा दीजिए। एक ऑप्शन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। राइट? और दूसरा ऑप्शन है कि आपने ज़्यादा 2-3-2-5 की और आपने जो है ना उनके रास्ते के और उनके भ्रष्टाचार में यदि आप बाधा बने, तो वो आपको इतने केसेस से लाद देंगे कि आप जो है ना भूल जाएंगे कि आप किस संस्था के सदस्य हैं। घर से निकलना भूल जाओगे, बताना भूल जाओगे। मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिस संस्थान से भी आप जुड़े हैं, जुड़े रहिए। यदि आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ेंगे और आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं
उनको जो है ना जोड़ेंगे। और इसमें 21 महालक्ष्य हैं। ये देश को बदलने वाला भारत है। ये जी। इतना बड़ा मॉडल है कि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह गृह मंत्री सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। मतदान के पहले इतना पावरफुल मॉडल है। और इसके 21 लक्ष्यों के तहत जो अभी भी इन दुष्ट राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेज, जो कि इतने डरे हुए थे क्योंकि वहां चारों तरफ बगावती तेवर थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों की शर्तों पर अपने देश के साथ समझौता करते हुए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। और आपके ऊपर गुलामों के जो नियम अंग्रेजों ने बनाए थे 75 साल के बाद भी आपके ऊपर थोप रखे हुए हैं। इन दुष्ट राजनेताओं को कतई शर्म नहीं आती है। आती है? हाँ, कहीं नहीं आती कि शान से घूम रहे हैं। शान से घूम रहे हैं और फर्स्ट क्लास हैं। और अब तो जो है अब तो स्थिति ये है कि हम द्रौपदी जी से कह रहे हैं, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, धुत पर बिछाए बैठे शकुन, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।